नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्चना स्टडी हब में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का रिवीजन शुरू करते हैं। कल हमारे रिवीजन का पहला क्लास था जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली के बारे में। शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका संबंध के आधार पर। सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली को देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन तरह का होता है। पहला होता है संघात्मक शासन प्रणाली, दूसरा होता है एकात्मक शासन प्रणाली और तीसरा होता है परिसंघात्मक शासन प्रणाली। विधायिका और कार्यपालिका संबंध के आधार पर दो प्रकार के शासन प्रणाली होते हैं। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो सबसे पहले आज हम संघात्मक शासन प्रणाली को पढ़ेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली में होता है जितना केंद्र का महत्व होता है उतना राज्य का महत्व होता है, यानी केंद्र बराबर राज्य होता है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का महत्व एक समान होता है। इस शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों एक साथ सह अस्तित्व में होता है। समझ गए दोस्तों? संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जितना केंद्र का महत्व होगा उतना राज्य का महत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस शासन प्रणाली में जितना महत्व केंद्र का है उतना ही महत्व राज्य का भी होता है, जिस कारण इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन संघात्मक शासन प्रणाली को कहते हैं। ठीक है, इस शासन प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अमेरिका को माना जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में भी संघात्मक शासन प्रणाली ही देखने को मिलता है। अब हम संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहला है ये संविधान लिखित होगा, इसमें संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, दोहरी नागरिकता होगी, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक शक्ति का विभाजन करने हेतु संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान होता है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का महत्व राज्य के महत्व से अधिक होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का महत्व राज्य के महत्व से अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि केंद्र बड़ा होगा राज्य से। इस शासन प्रणाली में केंद्र ग्रेटर देन राज्य होता है। इसका मतलब यह है कि केंद्र का महत्व राज्य की तुलना में अधिक होता है। इस शासन प्रणाली में राज्य शक्तिहीन हो सकता है परंतु केंद्र हमेशा मजबूत बना रहता है। इसलिए इस शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। तो दोस्तों ये लाइन भी आपको याद रखना होगा। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसे कहते हैं? एकात्मक शासन प्रणाली को। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का महत्व राज्य के महत्व से अधिक होता है। ठीक है, और एकात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ब्रिटेन। इसके अलावा फ्रांस जैसे देशों में भी एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। अब एकात्मक शासन प्रणाली का भी कुछ विशेषता है जो इस प्रकार है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है, ये इसमें क्या होता है, एकल नागरिकता होता है, संविधान लिखित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय शासन प्रणाली।
भारतीय शासन प्रणाली। भारत में ना तो पूरी तरह संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है और ना ही एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, बल्कि भारतीय शासन प्रणाली के कुछ गुण संघात्मक शासन प्रणाली और कुछ गुण एकात्मक शासन प्रणाली का विद्यमान है। जैसे भारत का संविधान लिखित है, ये हमने एक पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। जिन्होंने पिछले वाले क्लास को नहीं देखा, प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखें, तब आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। भारत का संविधान लिखित है, यह संघात्मक शासन प्रणाली वाला गुण है। वहीं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो एकात्मक शासन प्रणाली का गुण है। भारतीय शासन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि यह संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर याद रखें। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक होता है भारतीय शासन प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे परिसंघात्मक शासन प्रणाली। परिसंघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र लेस देन राज्य होता है, अर्थात केंद्र की तुलना में राज्य शक्तिशाली होता है, यानी राज्य का महत्व अधिक होगा और केंद्र का महत्व कम होगा। परिसंघात्मक शासन प्रणाली में राज्य का महत्व अधिक होता है और केंद्र का महत्व कम होता है, इसको याद रखना है। कई राज्यों के आपसी समझौते से परिसंघ का निर्माण होता है। राज्य चाहे तो परिसंघ से अलग हो सकता है। इस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं। दोस्तों, इस लाइन को भी याद रखना है। परिसंघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। 1991 ईस्वी से पहले का सोवियत संघ परिसंघात्मक शासन प्रणाली के उदाहरण माने जाते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता देश ब्रिटेन को माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता देश किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का देश किसको माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष वास्तविक प्रमुख होता है। इसको याद रखना है आप लोगों को। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसको याद रखिएगा। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। यहाँ के राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत के राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राज्याध्यक्ष राजा या रानी होते हैं, जो कि नाम मात्र का प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने जाते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आम जनता भाग लेती है। इस संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होता, बल्कि पारस्परिक तौर पर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, जिस कारण कार्यपालिका और विधायिका के बीच मतभेद नहीं होने की संभावना होती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और संसदीय शासन प्रणाली में संसद के दोनों सदन, पहला उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस प्रणाली में शक्ति के पृथक्करण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिस कारण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन
स्पष्टतापूर्वक हुआ है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर एक दूसरे से पृथक होते हैं। इतना याद रखना है आपको। और ये पॉइंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत के सामने एक गंभीर सवाल उत्पन्न हो गया था कि भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाए। अंततः भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि ब्रिटिश शासन भारत में होने के कारण संसदीय शासन प्रणाली होने का अनुभव भारतीयों को पहले से था, तथा भारत में जिस प्रकार की विविधता है उसको लेकर भी भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके आगे लोकतंत्र स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो में क्या सुधार होना चाहिए और आप आगे किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, इसका भी सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।